नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है। इनमें से 2 राज्यों में कल मतदान है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावी महाभारत चला है उसमें कई चीजें निकल करके सामने आई। पहला तो यही कि भाषणों में शब्दों की मर्यादाएं तार तार हुई सभी की तरफ से, भाजपा की तरफ से, समाज कांग्रेस की तरफ से। और क्या नहीं कहा गया। और ये बातें, ये चीजें तब कही जाएं जब राजनीति के प्रमुख स्थान पर बैठा व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री हम कहें, उनके मुख से इस तरह की बातें निकलें अपने विरोधियों के लिए। और खबर तो कभी बनती है जब कुछ खास हो, कुछ अलग हटके हो। राजनीति में तमाम से दौर आए गए। हमको 1978 में इंदिरा गांधी का वो भाषण है जो फूलबाग के मैदान पर चुनाव हारने के बाद में पहली बार उत्तर प्रदेश आई थी और वो कांग्रेस के खुले अधिवेशन में पहली बार उन्होंने लंबा भाषण दिया था। लेकिन वो समय था जब नेता अपने भाषण में विरोधियों का नाम भी नहीं लेते। लेकिन अब इस चुनाव में जिस तरह की स्थितियां आई, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो जो गिरती हुई मर्यादाएं हैं उसकी ओर ही संकेत करता है। चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया है, कल मतदान है। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा और काफी देर तक अपनी संज्ञा की व्याख्या की उन्होंने कि क्यों वो संज्ञा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। राहुल गांधी ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी गालियां वो देना चाहें दें, लेकिन तय है। प्रधानमंत्री जितना पैसा अडानी को देंगे हम उतना पैसा गरीबों में बंटवाएंगे। इस तरह का भाषण राहुल गांधी का हुआ। तो आज हम इसी बयान पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के राहुल गांधी को लेकर के, जो उन्होंने कहा कि वो मूर्खों के सरदार हैं और इस तरह से मर्यादाएं तार तार दी हैं इस चुनाव में। वो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनती हैं, बहस का विषय बनती हैं, डिबेट का विषय बनती हैं और इसीलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें, विवेक जी से शुरुआत करेंगे, मन बना ले तब तक। और चर्चा की शुरुआत करें तब तक हम मेहमानों से परिचय आपका करा दें। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं वरुण त्रिपाठी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी भाजपा का पक्ष रखेंगे। और वीकेश यादव जी हमारे समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट हैं, सपा का पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की इस बहस का, इसकी डिबेट का। ये विवेक नारायण जी से शुरुआत करते हैं कि ये क्या गया है विवेक जी प्रधानमंत्री जी को, कि जिस तरह से भाषण उनके हो रहे हैं। आज एक भाषण में सुन रहा था कि जिस तरह से उनकी जो चेहरे के भाव दिखते हैं भाषण के दौरान, गुस्से वाले, ये हो क्या गया है। और मूर्खों के सरदार कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो उन्हीं के सरदार, उन्हीं के नेतृत्व में है। तो ये सब हो क्या गया है प्रधानमंत्री जी को, और इस तरह के भाषणों से, इस तरह के हमलों से क्या संकेत वो देना चाहते हैं। क्या भाषण केवल ताली बजवाने के विषय रह गए हैं, या ऐसी बात कही जाए जिस पर उत्तेजित हो,
क्या गया है प्रधानमंत्री को, क्या लग रहा है देवेंद्र? देखिए अनिल जी, देश के प्रधानमंत्री का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये निसंदेह बहुत ही शर्मनाक है और देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। हमारे इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए, आपने देखा होगा कि वो अपनी उपलब्धियां बताते थे। तो और दूसरी वजह ये होता है, आप देखिए जो जिन लोगों ने भाषण को करते हुए देखा है वो एक गुस्से से थे, एक वो भय से भरा हुआ एक गुस्सा था उनके अंदर। और जब आदमी हार के डर से भयभीत होता है तो उसको आदमी नहीं भूत दिखाई पड़ता है, अगर गन्ना भी दिखाए तो वो डंडा समझता है। यही स्थिति, मनोस्थिति प्रधानमंत्री जी की इस समय लग रही है। उसी में वो क्या बोल रहे हैं तो हमारे पद की गरिमा के अनुकूल है या नहीं है, तो वो बोले जा रहे हैं, लेकिन अपने ये देश की छवि से क्या बिगड़ रही है। दूसरा, यहाँ पे दो बातें मैं कहूंगा वो, और ये तो इस समय डर की बात है, लेकिन आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर का आया था निर्माण के लिए, तो भाजपा ने कैलेंडर बंटवाए थे जिसमें राम मंदिर का फोटो था और बैकग्राउंड में बड़ी सी मोदी जी की तस्वीर थी और उंगली पकड़े हुए बालक राम को वो मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। साफ संकेत था, मोदी जी की पूरे फुल कैलेंडर साइज में उनकी फोटो थी और बालक के रूप में राम की थी। और ये नारा उन्होंने लगवाया अपने लिए कि राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप सोचिए, ये भी एक बड़ी अपने आप में अजीब सी बात है। राम को लाने वाला, राम जो पूरी विश्व के जनक हैं, दुनिया लाने वाले हैं, और वो नारे गढ़वा रहे हैं अपने लिए कि हम राम जी को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, यानी वो राम को लाने वाले हैं। दूसरा, आप देखिए कि आईटी सेल्स में जिस तरीके से गांधी जी का इतने गंदे गंदे व्हाट्सएप पे आते हैं उनके बारे में लिख के, नेहरू जी के बारे में, आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना उस कैलेंडर का खंडन किया और ना ही आईटी सेल के गांधी जी के, नेहरू जी के जो गंदे गंदे चीजें आती जिन्हें कहने में शायद एक पुरुष को शर्म आए, नई उम्र के लड़के को शर्म आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, जबकि वो कहते हैं कि अगर तिनका भी कहीं हिलता है तो हमारे संज्ञान में प्रधानमंत्री जी के आता है ये। तो ये सब उनका एक कार्यशैली उनकी बताती है ये। दूसरा, आप ये देखिए कि 2014 में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए 2014 में देश पे जो कर्जा था आज वो बढ़ के दूने से ज्यादा हो चुका है और 80-90 लाख पद खाली पड़े हैं। उसके बाद बेरोजगारी नंबर 1 हम हो गए हैं और किसान की लागत तो दुगनी नहीं हुई, आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दोगुनी ज्यादा हो गई। 2 करोड़ रोजगार सरकार देने की जो वायदा था, तो जितने रोजगार दिए नहीं है उससे आधा छीनने वाली सरकार है ये। तो और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है जितने बार, ये भी 10 सालों में एक रिकॉर्ड है ये अपने आप में। ये अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिया। तो आप देखिए कि इनके पास अपनी नाकामियों को छुपा अलावा कुछ नहीं इनके पास है। तो उन नाकामियों को हमें लगता है अनिल जी छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल ये। और दूसरी तरफ आप देखिए अनिल जी, 1 मिनट बात खत्म हो रही है, राहुल जी की आप समझदारी देखिए कि उन्होंने जो पलट के इसका जवाब दिया, इससे वो सही मायने में देश के जननायक साबित हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात से वो उनके बहकाने में या उकसाने में नहीं आए, उन्होंने अब एक परिपक्व राजनेता का परिचय दिया है। आईटी सेल के हजारों करोड़ फूंक देने के बाद में भी कोई उसका फायदा नहीं निकला। अब प्रधानमंत्री ने सीधे मोर्चा संभाल लिया, अब शब्द कहने का है ये। तो आज राहुल जी ने जनता के दर्द को देख के कि आज जनता का हर वर्ग परेशान है, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, तो उन्होंने इन सबके जनता के दर्द को देखते हुए प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से जवाब दिया, क्योंकि हमें देश की जनता को भाजपा के कुशासन से मुक्त कराने का जो हमारा एक बीड़ा है उसमें ये बहकाने की जो कोशिश हो रही है वो उसमें नहीं है। ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आलोक जी। शेखर भाई अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बड़े परिपक्व नेता बनकर के उभरे हैं। परिपक्वता तो पिछले 10 वर्षों से हम सब लोग देख ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे
कभी एक दिन मैं देख रहा था कि लपेटे में नेताजी, उसमें बहुत सारे कविगण आते हैं जो हास्य व्यंग करते हैं, उसका विषय भी वो बनते हैं। बहुत सारे हास्य कवियों का वो विषय बनते हैं। आप इंटरनेट को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की आपको ये घटनाएं बहुत प्रकाशित हैं। और पूरे देश का एक जनमानस बना हुआ है कि हमारे राहुल जी को राहुल बाबा कहते हैं। कभी वो कहते हैं कि आप जिस राहुल को देख रहे हैं वो तो राहुल को मैंने मार दिया है, ये जो राहुल देख रहे हैं ये राहुल है ही नहीं। कभी वो संसद में कैसा बचकाना हरकत करते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जाकर के गले मिलने लगते हैं, कभी मशीनों से आलू डालते हैं तो सोना निकालने लगते हैं, कभी आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करने लगते हैं। तो इनको कुछ पता ही नहीं है। ये बात सही है कि जैसी स्क्रिप्ट लिख दी जाती है वैसा वो मंच पर आकर के बोलते हैं। और कभी कभी वो स्क्रिप्ट में भाई कितना याद करेंगे आप, कितना याद करके उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत लाइन का डिस्टरबेंस होता है तो बड़ा हास्यास्पद होता है। एक देश के एक बड़ी पार्टी के नेता को इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं देश देख रहा है और ये अक्षम्य है। और जो देश का, अभी आप आदरणीय मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने कहा मूर्खों के सरदार हैं, तो हमें कहीं कोई असंगत नहीं लगता। क्योंकि जब कोई देश प्रेमी या देश से वास्तविक प्रेम करने वाला, कभी कभी आपने देखा हो घर में भी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि पिता बहुत गंभीर होता है और जब कोई बालक उदंडता, मूर्खता, डर करता रहता है तो एक बार उसको क्रोध आ जाता है तो क्रोध में कह देता है कि मूर्ख कहीं के है। तो इस प्रकार का ये परिस्थिति, ये परिवेश है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है उसको जनता समझ रही है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में आप देखिए कि जो बहन भाई दोनों लोग हैं, ये एक्टर्स को ला रहे हैं, कॉमेडियंस को ला रहे हैं, उनके चरित्रों की तुलना नेताओं से कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बड़ी ओछी राजनीति को प्रदर्शित करती हैं। तो जो देश का वास्तविक राजनेता है उसको इस बात पर क्रोध भी आता है कि आप मुद्दों पर लड़िए ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है वो बहुत गलत दिया है। पूरा देश बेच लिया, पूरे देश को खोखला कर दिया, किसानों को मूर्ख बनाया, एक बार नौजवानों को मूर्ख बनाया, सबको मूर्ख बना के देश को खोखला करने वाले प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि मूर्ख सरदार, तो मूर्ख सरदार तो खुद ही हैं। पूरे देश को खोखला करने वाले प्रधानमंत्री जी पूरे देश को बेच लिया, गरीबों का खून चूस और युवाओं का रोजगार छीन लिया। 15 लाख का सूट पहन करके गरीबों का खून चूसने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज वो मूर्खों का सरदार बता रहे हैं माननीय राहुल जी को। ये बहुत गलत है। इनको आने वाले 24 में जनता सबक सिखाएगी। जी भाई साहब, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर जो बयान दिया है उसका उद्देश्य उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष की भावना नहीं थी। बैतूल में चुनावी सभा में उन्होंने देश के विकास के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का उपयोग किया है। क्योंकि जैसे कि कांग्रेसी मानसिकता है कि इनको देश का विकास, उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस नेताओं की मानसिकता है, उनको एक ये मानसिक बीमारी है कि वो देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मूर्खों के सरदार, क्योंकि उनका पूर्व का बयान था राहुल गांधी जी का कि आज भी हम जो चप्पल पहने हुए हैं वो भी मेड इन चाइना है, हम जो शर्ट पहने हुए हैं उसका लेबल भी मेड इन चाइना, और जो हम मोबाइल लिए हुए हैं वो भी मेड इन चाइना है। अब ऐसा नहीं है। हम इस विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और रही बात मोबाइल फोन की, तो आज हमारे देश में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बनते हैं। और जो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है एप्पल, उसके भी कुछ पार्ट्स हमारे यहाँ
बनते हैं तो ये कह देना, भारत के विकास को नजरअंदाज कर देना, जैसा कि श्री राहुल गांधी जी की ये आदत है। वो हमेशा ही, चाहे विदेश में कहीं भाषण दे रहे हो, चाहे देश में दे रहे हो, वो हमेशा भारत, अपने देश को निम्न मानकर विदेशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते रहते हैं। जबकि हमारे यहाँ की तो ये परंपरा है कि हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो जहाँ हम पैदा हुए हैं वो हमारी जन्मभूमि, चाहे जैसी भी हो, हमारे लिए स्वर्ग के समान है। लेकिन शायद राहुल गांधी जी इस बात से अनभिज्ञ हैं। और मुझे क्या बताऊं मैं, आज हमारे जितने भी प्रवक्ता बोले, दो लोग, ये कांग्रेस और सपा से, आज हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा अत्यंत निंदनीय बयान है, और नीतीश कुमार जी पर आपने कहा ये निंदनीय बयान है। आपने बोला था वो ये बयान निंदनीय है, सब कुछ पार्टी और उसके हिसाब से ही होगा। मतलब सच को सच कहने की आदत खत्म हो गई है आप लोगों की। कह दिया था कौवा नाग ले गया तो हाँ, बस कौवे के पीछे भाग रहे हैं। अपने बुद्धि विवेक का उपयोग ही नहीं करना है कि हमको क्या बोलना है और हमको क्या नहीं बोलना है। ऐसे ही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी दुनिया भर की बातें बता दी। भाई साहब मोदी जी को बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने वो बड़ा वाला कैलेंडर देखा, मैंने तो नहीं देखा, जबकि मैं भाजपा की हूँ, लेकिन मैंने वो कैलेंडर नहीं देखा। और उन्होंने कैलेंडर भी देखा और वो राम को लाए, मतलब तमाम बातें कोट करी। और भाई साहब, लेकिन आपने कभी कांग्रेस की तरफ से सुना है कि उन्होंने मोदी जी को क्या क्या कहा है? मैं खैर इस बहस को उस स्तर तक नहीं लेना चाहती हूँ कि आपने कहा है तो हम भी कहेंगे, हमने कहा तो आप भी कहेंगे, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मोदी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसको हमें समझना है कि जो भारत का विकास हुआ है उसको पार्टी के हिसाब से मत गिनिए। बीजेपी का विकास नहीं बताया जा रहा है, भारत देश का विकास बताया जा रहा है। जितना हमारा है उतना राहुल जी का भी है। तो आप पार्टी और उससे इसके कारण कहीं देश का अपमान तो नहीं कर दे रहे हैं, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आप उल्टे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्या ख्याल रखना चाहिए? जो सच्चाई है वो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। हमारे तो बहुत चले गए कि देश जी भाई साहब, देखिए क्या जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया, तो ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भाजपा 2014 में सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से इनके बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर हो, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके गृह मंत्री हो, इस तरीके की भाषणबाजी और बयानबाजी करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो हमारे नेता के लिए इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, उसका उन्होंने बिल्कुल एक कायदे के पढ़े लिखे अंदाज में जो उनका जो है बयान के विरोध में अपना जो बयान दिया कि मेरे ऊपर साफ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे गालियां दें। ये पढ़े लिखे नेता की पॉलिसी है, ये कल्चर है उनका। और दूसरी तरफ उठा के आप देखिए कि माननीय मोदी जी लगातार इसी तरीके के बयान देते हैं। तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। आप ये देखिए कि ये उनका अपमान नहीं है, उन्होंने कहा कि राहुल मूर्खों के सरदार है। तो साहब ये देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों करोड़ों जनता साहब उनसे मिली, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता का कहीं ना कहीं अपमान है। मूर्ख तो वो भी थे जो उस पैदल जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में साहब जुड़े। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता का ये अपमान है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो ये 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट का नतीजा है कि जो राहुल गांधी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि आप उस नेता को साहब मूर्खों के सरदार कहते हैं, जबकि आपके उसका एक बयान हमारे नेता का जब आता है तो आपके बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर साहब उसका खंडन करने के लिए साहब बैठ जाते हैं। तो मूर्ख के पीछे क्या कोई व्यक्ति पड़ेगा, आप ये समझिए। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता से घबराई हुई है वर्तमान सत्ताधारी सरकार। आप ये देखिए कि नोटबंदी हो, चाहे काला धन हो और विदेशों में जमा, काला धन जो विदेशों में जमा था, साहब इन सब चीजों पे साहब कोरोना के मामले में साहब हमारे नेता ने संसद के बाहर गलियारे में खड़े होकर मीडिया को संबोधित किया था कि साहब सरकार हमारी सुन रही नहीं है, नमस्ते ट्रम्प साहब करा रही है। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसपे हमारे नेता ने चेताया। उसमें आज भी
माननीय प्रधानमंत्री जी ना नोटबंदी पे बोलने के लिए तैयार कि हमने साहब कितना बड़ा विक्ट्री अर्जित की है, ना साहब विदेशों में जमा काला धन भी साहब 100 दिनों में आ रहा था, उसमें साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से युवा हो और चाहे हिंदुस्तान का आम नागरिक जिसे 15 लाख का साहब झांसा दिया गया, अब उस पर साहब इनका कोई मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं। तो ये कहीं ना कहीं भाषणवीर बयानवीर है और हजारों करोड़ों रुपया, मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते भाजपा ने हमारे नेता का हमारे नेता के चेहरे को साफ धूमिल करने का काम किया। और अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि स्क्रिप्ट की बात की, तो स्क्रिप्ट तो साहब पीएमओ से साहब किस तरीके से दी जाती है, मीडिया किस तरीके से चलाती है, किसी से छिपा नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा और भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी डरे हुए। जी भाई साहब, नाम नहीं लिया था, आप लोग ने खुद ही समझ लिया, नाम नहीं लिया था उन्होंने, महाज्ञानी और मूर्खों का सरदार कहा था, आपने स्वयं समझ लिया कि कौन है। नाम नहीं लिया है, नाम मेंशन नहीं किया है, आपने भाषण सुना है? तो उसका उत्तर भी दिया है, उसका उत्तर भी दिया है ना, उसका उत्तर भी उसी अंदाज में दिया है। नहीं हूँ वो, ये कैसी बात हुई भाई साहब? थोड़ा आप लोग जग जाइए, दोनों लोग, कांग्रेस ये जो परिवारवाद की सड़क पर आप लोग दौड़ रहे हैं, थोड़ा थम जाइए, देश के बारे में सोचिए, पार्टी और एक परिवार के प्रति निष्ठा को थोड़ा कम करके राष्ट्र प्रेम देश प्रेम के बारे में सोचिए। और वो परिवारवाद तो साहब जिले से चालू हो जाता है, जिस विधानसभा में हम आप बैठे हुए उसमें एमएलसी हो, विधायक जी हो, सब परिवारवाद है। आप दिल्ली पहुंच जाती है, जिले से आप तैयारी करिए, सदर विधानसभा को उठा के देख लीजिए, द्विवेदी परिवार के अलावा एक एमएलसी, एक विधायक, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरी कम्युनिटी का कोई नेता नहीं है आपके पास। आप तो खुद शिकार सबसे बड़ी पार्टी है, दुर्भाग्य का विषय है। उन्होंने ऐसा बयान दिया की बात कर रहे हैं। नहीं, आप भी उसका शिकार है, श्वेता जी शिकार हुई है चेयरमैनिक चुनाव में उसी का, परिवारवाद का, ये तो खुद स्वयं शिकार उसकी है ये। हाँ, भूल गए, वो अलग बात है। एमएलसी का प्रत्याशी श्वेता जी को बनाना चाहिए था, आलोक बिहारी शुक्ला जी को बनाना चाहिए था, या कोई दूसरा व्यक्ति होता। कांग्रेस के साथी देखो हम स्वागत करते हैं पर आ गए। यही तो कांग्रेसियों की रणनीति रही, फूट डालो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी पर विश्वास करते हैं, पार्टी जिसे भी नेतृत्व देगी वो आएगा। तो इसमें इस प्रकार का बीच में गैप बनाने का प्रयास हमारे साथी ना करें तो ठीक रहेगा। रही बात ये, राहुल गांधी पर चर्चा हो रही थी, आप राहुल गांधी के पूरे चरित्र को आप देखिए। हम उन कांग्रेस साथियों से भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में जब से राहुल गांधी जी सक्रिय हुए हैं, आप उनके पूरे क्रियाकलापों को देखिए तो कहीं ना कहीं अपरिपक्वता झलकती है। और इस अपरिपक्वता के चक्कर में वो इतने इस हद तक बढ़ जाते हैं कि देश का अपमान भी हो जाता है उनसे, संसद का अपमान हो जाता है, महिलाओं का अपमान हो जाता है, हमारे भारतीय सनातन मूल्यों का अपमान हो जाता है। आप इस बात को समझिए, देश प्रथम है। सनातन मूल्य पे हम भी जाएंगे जरा, सनातन मूल्य की बात कर रहे हैं, हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं। कितने जिम्मेदार आप पदाधिकारी हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए, आप देखिए कि चलती हुई संसद के अंदर एक महिला सांसद को साहब शूर्पणखा से संबोधित किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इससे बड़ा इतिहास में कौन सा उदाहरण होगा साहब? चलती हुई संसद के अंदर, देश के सबसे बड़े मंदिर के अंदर आप समझिए कि एक महिला को शूर्पणखा के शब्दों से साथ सुशोभित किया जाता है। पूरी संसद के अंदर सब सारे सत्ताधारी सांसद मौजूद। चलो अच्छा, सनातन की बात कर रहे हैं, हमारी श्वेता जी ने भी साथी कह रहे हैं कि हमें परमिशन देता है कि किसी महिला की सरेआम इस तरीके से बेइज्जती की जाए, जिसे पूरा सारा संसार लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से साहब देख रहा है। तो इन बिंदुओं पे भी बात होनी चाहिए मान्यवर। आप जिम्मेदार पदाधिकारी भाई साहब। अब ठीक है, आप कह रहे हैं ना बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, तो अमेरिका जाके हम अपने देश के बारे में बोलेंगे कि वहां पर पेट्रोल डाल दिया गया है, बस एक माचिस की जरूरत है। ये एक बहुत जिम्मेदार बयान है भाई साहब एकदम। चुनाव यहाँ नहीं लड़ रहे, चुनाव नहीं आप इसको अगर सही कहते हैं तो ये तो 2014 से पहले की और अब तक की उठा के आप देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, कितनी विदेशी धरती तक कितनी देश के कांग्रेस पार्टी के विरोध में साहब बयान दिए उन्होंने। पार्टी विरोध अलग विषय है,
और आप स्वयं इसे हमारे स्वीकार कांग्रेस के करेंगे। साथी बस अम्मा- उसको घालमेल ना करें। तो पार्टी विरोध अलग विषय है, आप पार्टी का विरोध करिए, पार्टी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगते हैं, देश की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका विरोध बिल्कुल करने नहीं। लगते हैं। दिक्कत वहां पर है, आप इसको बाइफरकेट करिए। नहीं नहीं, ये अंतर समझना होगा हमारे कांग्रेस के साथियों को। कांग्रेस के साथी पार्टी का विरोध करे, पार्टी की नीतियों का विरोध करे, हम सहमत हैं, लेकिन आप देश का विरोध करते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं, हमारे सनातन मूल्यों का विरोध करते हैं, हमारी सेना का विरोध करते हैं, हमारी सेना पर अविश्वास करते हैं। दिक्कत यहाँ पर है, कांग्रेसियों को इस मानसिकता से बाहर आना होगा। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना आपने 70 सालों में बना करके रखा। तभी पुलवामा की जांच नहीं कराई गई अभी तक जांच कमेटी नहीं बैठी इसके ऊपर। पुलवामा हमले में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई उस गाड़ी के मालिक का आप पता नहीं लगा पाए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और उस रूट पे हमला हुआ जहां एक एक कदम के साथ चेकिंग होकर जाती है गाड़ियां। सिविलियन घुस नहीं सकता है, सिविलियन घुस नहीं सकता है, आप ये समझिए। वहां सिविलियन की गाड़ी साहब आती है और साहब उसमें इतना आरडीएक्स मौजूद होता है, उसके बाद इतना बड़ा हादसा होता है। उस गाड़ी का इस्तेमाल करने वाला ड्राइवर और उसके मालिक की साहब, उस गाड़ी के मालिक की आप लोग खोज नहीं कर पाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता जो है इतिहास बहुत पसंद करते हैं और वर्तमान स्थिति को देखना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने आंखों को बंद स्थिति को समझना नहीं चाहते हैं। इतिहास की बात हो गई, इतने हमारे सेना के सिपाही शहीद हो गए, तब ये छोटी मोटी बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिए हमारे सैनिकों का मनोबल प्रभावित होता है उससे। इस विषय में आपका क्या कहना है? पुलवामा से थोड़ा चीन पर आइए। अगर जांच बिठाएंगे तो उनका मनोबल प्रभावित होगा। वाह भाई वाह, ये तर्क आपका है ही भाजपा का। इस विषय पे सतपाल मार दिए गए उनको जांच, अगर सतपाल मलिक जी ने स्टेटमेंट दिया, सतपाल मलिक जी ने स्टेटमेंट दिया, गवर्नर आप ही की गवर्नमेंट में थे वो। सतपाल मलिक जी का बयान उठा के आप देख लीजिए पुलवामा हमले में, उनके स्पष्ट शब्द थे कि साहब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, आप अपने गवर्नर की बात सुनिए। नहीं, जांच नहीं बिठाई आपने, उसको कह रहे हैं आप कि आप दूसरा होता है और उस पर जवाब नहीं दे पाते तो उसको डाइवर्ट करते हैं। ये गलत बात है। जो मुद्दा है उसी पर बात करनी चाहिए। हम पुलवामा में चले गए, फिर आप लोग जवाब नहीं पाएंगे अगर हम वो मुद्दे उठा दिए। देश के विरोध की पुलवामा के सैनिकों की जिनकी मौत हुई, पुलवामा पर नहीं बहस कर रहे हैं, आज बहस कर राहुल गांधी जी के ऊपर। तो मेरा ये वो है कि उसी पर बात करें, जो तत्कालीन मुद्दा है उस पर बात करें, एमपी चुनाव पर बात करें। पुलवामा पीछे है, वो एक अलग मुद्दा है, वो बहस का मुद्दा, वो देश से जुड़ा हुआ अखंडता का मुद्दा है और उससे हमारी सेना प्रभावित हो रही है। वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कृपया उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। चलिए विवेक जी समाप्त करिए, 1 मिनट में बोलेंगे नहीं कोई। हाँ 1 मिनट में समाप्त करिए। देखिए ये जो समाप्त करिए, ऐसा बोलिए जिससे कोई सवाल ना उठे। हाँ, प्रधानमंत्री जी का बयान कितना भी आप उस पर तर्क कर लीजिए, बहस कर लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख संवैधानिक पद के व्यक्ति के मुंह से ये शब्द बिल्कुल निंदनीय है और उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त करते हैं। बहस में भाग लेने के लिए आप सबका, श्वेता जी का, आलोक जी का, वरुण का, विवेक जी का और विकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस में अगले विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।